हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन और आप सभी का स्वागत है। हम संस्कृत शिक्षा विभाग की शिक्षक भर्ती लेवल 1 हेतु विज्ञान के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। इसी कड़ी के अंदर हमने पिछले क्लास के अंदर अम्ल, क्षार और लवण वाली अध्याय को स्टार्ट किया था और उसका पहला पार्ट हमने पढ़ लिया था। आज अपन सेकेंड पार्ट के अंदर उदासीनीकरण के बारे में यानी कि लवण के बारे में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। उदासीनीकरण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन, ये किस प्रकार से होता है तो हम देखते हैं कि जब किसी भी अम्ल को किसी क्षार के अंदर मिलाया जाता है तो वह उसके प्रभाव को समाप्त कर देता है। यानी कि अब जो सॉल्यूशन या सॉल्ट बनता है वो ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, एक अलग ही पदार्थ बन जाता है जिसको कहा जाता है लवण। ठीक है, यानी अम्ल प्लस क्षार बराबर इससे बनता है लवण। और ये लवण जो है वो ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, ये एक उदासीन विलयन होता है। ठीक है, यानी अब जो ये लवण बना है वो उदासीन होगा। ओके, इसमें ना तो क्षार के गुण हैं और ना ही अम्ल के गुण हैं, ये तो एक उदासीन पदार्थ बनता है। ठीक है, तो लवण क्या होता है बस इतना सा ध्यान में रखना है कि अम्ल और क्षार को मिलाने से लवण बनता है। ओके, और उदासीनीकरण के प्रक्रम को अगर हम समझना चाहें या प्रैक्टिकली करके देखना चाहें तो इसके अंदर एक सूचक का प्रयोग होता है, वो है फिनोप्थेलीन सूचक। ठीक है, ये फिनोप्थेलीन सूचक जब विलयन अम्लीय होता है तो उसके अंदर रंगहीन रहता है, लेकिन जैसे ही वो विलयन क्षारकीय होता है या क्षारकीय किया जाता है तो उसमें गुलाबी रंग शो करता है। ठीक है, तो ये फिनोप्थेलीन सूचक है जो कि इस तरह का कलर शो करता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि उदासीनीकरण की प्रक्रिया हमेशा एक्सोथर्मिक यानी कि ऊष्माक्षेपी होती है, अर्थात इसके अंदर ऊष्मा का निष्कासन होता है। यानी कि जब भी हम अम्ल को क्षार के अंदर मिलाते हैं या क्षार को अम्ल के अंदर मिलाते हैं या दोनों को मिक्स किया जाता है तब लवण तो बनता ही है, लेकिन उसके साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, इसलिए इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है या ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, और यानी कि जैसे ही हम अम्ल को और क्षार को मिलाते हैं तो मिश्रण का ताप बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पे ऊष्मा निष्कासित होती है। ठीक है, और नया पदार्थ बनता है, उसका नाम तो अपन को पता ही है, क्या बनता है, लवण बनता है, जो ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, बल्कि ये एक उदासीन प्रवृत्ति का होता है। किसी भी अम्ल और किसी भी क्षार के बीच होने वाली प्रक्रिया जो है उसको उदासीनीकरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान ऊष्मा का निष्कासन होता है और लवण और जल बनते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसको अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड में मिलाया जाता है तो इससे NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड बनता है और उसके साथ साथ में जल प्लस ऊष्मा बनती है। ठीक है, नेक्स्ट है दैनिक जीवन में उदासीनीकरण की उदाहरण कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो मुख्यतः जो है उदासीनीकरण का एग्जाम्पल आपको अपाचन के रूप में देखने को मिलता है। अपाचन यानी कि जब हमारे आमाशय के अंदर HCl का सिक्रेशन बढ़ जाता है तो क्या होता है कि पाचन के अंदर गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो अपाचन की समस्या हो जाती है, यानी एसिडिटी जिसे कहा जाता है वो समस्या उत्पन्न हो जाती है। और एसिडिटी को हटाने के लिए क्या किया जाता है कि उसमें एंटासिड जो होते हैं यूज़ लिए जाते हैं, एंटासिड का यूज़ किया जाता है और एंटासिड जो है वो उस एसिड के प्रभाव को कम कर देता है। देखिए, एसिडिटी जब होती है तो यानी एसिड बन रहा है पेट के अंदर। ठीक है, यानी कि ये HCl जो है इसकी मात्रा बढ़ गई है, अब इसको हटाना है एसिड को तो क्या लेना पड़ेगा, क्षार लेना पड़ेगा। तो जो भी हम जनरली एंटासिड लेते हैं वो क्षार के रूप में होते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल अपन ने पहले भी देखे थे, एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है MgOH का हॉल्टॉइस होता है। और उसी तरह से हमने एक और एग्जांपल देखा था, सोडियम बाइकार्बोनेट हमने देखा था NaHCO3। ठीक है, ये दोनों एंटासिड के रूप में प्रयोग में आते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में बताया हुआ है दूधिया मैग्नीशिया, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कह देते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको एंटासिड के रूप में यूज़ में लिया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है उदासीनीकरण का एग्जाम्पल हम देखते हैं चींटी का डंक। जब चींटी डंक मारती है तो फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करा देती है, यानी कि एसिड हमारी त्वचा के अंदर डाल देती है, जिससे क्या होता है कि खुजली उत्पन्न होती है। अब इसके प्रभाव को ख़त्म करना है तो इसके लिए जो चींटी जहाँ पर डंक मारती है वहाँ पर हम एक जो क्षार है उसका प्रयोग करते हैं, और वो क्षार कौन सा होता है, तो वो क्षार होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3, जो अभी हम एंटासिड के रूप में यूज़ में ले रहे थे। वो यहाँ पे जो है इस डंक के प्रभाव को कम
कम करने के लिए या उदासीन करने के लिए यूज़ में आता है। और दूसरा होता है कैलेमाइन सॉल्यूशन, जिसको जिंक कार्बोनेट कहा जाता है, तो इसका यूज़ किया जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, चींटी के डंक के प्रभाव को कम करने के लिए निम्न में से किस लवण का या किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो उसमें ऑप्शन में आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर जिंक कार्बोनेट या फिर कैलेमाइन सॉल्यूशन, इस तरह से ऑप्शन बना करके दिए जा सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि एक तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, या कैलेमाइन सॉल्यूशन होता है, या फिर जिंक कार्बोनेट होता है, ठीक है, जिससे चींटी के डंक के प्रभाव को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है मृदा का उपचार। ये इसमें से क्वेश्चन अभी लेवल 2 के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया था, तो अपने भी पूछा जा सकता है इसमें, ठीक है। जनरली मृदा के अंदर हम जो फसल है उसको उपजाऊ बनाने के लिए तरह तरह के जो है उर्वरक है वो काम में लेते हैं। इससे क्या होता है कि कई बार क्या होती है, मृदा या तो अम्लीय हो जाती है या क्षारीय हो जाती है। आपको ये ध्यान में रखना है कि यदि अम्लीय हो जाती है मृदा तो उसको किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है। तो अम्लीय मृदा के उपचार हेतु जो है कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, और यही क्वेश्चन अभी पूछा गया था आपके लेवल 2 के एग्ज़ाम के अंदर। तो आपको ध्यान में रखना है कि अम्लीय मृदा के उपचार के लिए एसिडिक सॉइल होती है, उसके अंदर जिन क्षारकों का उपयोग किया जाता है उसका नाम है बिना भुजा हुआ चूना, यानी कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड जिसे कहा जाता है, उसका यूज़ किया जा सकता है। या फिर हम भुजा हुआ चूना जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर मृदा क्षारीय हो जाती है तो हम किसका उपयोग करते हैं। अगर मृदा क्षारीय हो जाती है तो उसके लिए वर्मी कंपोस्ट जो खाद होता है उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट या फिर कंपोस्ट खाद होता है जिसको जैव खाद भी कहा जाता है, इसका उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि मृदा के अंदर अम्ल निर्मुक्त होते हैं, जिससे ये जो क्षारकीय प्रभाव होता है मृदा का वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये मृदा की क्षारकता को उदासीन कर देता है और मृदा को फिर से उपजाऊ बना देता है। नेक्स्ट है हमारा कारखानों का अपशिष्ट, यानी कारखानों के अंदर जो अपशिष्ट निकलते हैं उसमें भी बहुत सारे एसिडिक और बेसिक पदार्थ होते हैं, तो उनको निष्क्रिय करने के लिए भी उदासीनीकरण प्रोसेस काम में लिया जाता है। ये कुछ बातें हैं जो अपन पहले ही देख चुके हैं, जैसे अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, उसी प्रकार से जो क्षार होता है वो स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है। और जो अपमार्जक होते हैं उनमें अमोनिया पाया जाता है और ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, ठीक है। और लिटमस विलियन जो है वो लाइकेन से हमको प्राप्त होता है, और ये लाइकेन जो है थैलोपाइटा समूह का, थैलोपाइटा वर्ग जो है उसका सदस्य होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और आसुत जल किस प्रवृत्ति का होता है, तो ये उदासीन होता है, ना तो एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है। तो ये था फ्रेंड्स अपनी 7th क्लास के NCERT में से आपका अम्ल, क्षार और लवण वाला अध्याय। इसको आप नोट्स फॉर्म में बना करके रेडी करिएगा, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसका टेस्ट जो क्वेश्चन है वो बना करके भी लाएंगे आपके लिए। और उसके बाद में 10th क्लास के अंदर भी NCERT की बुक के अंदर अम्ल, क्षार और लवण दिया हुआ है, जो हमने रीट मेन के एग्ज़ाम के समय नहीं पढ़ा था, तो उसको भी इस बार अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी टाइम है अपने पास। तो जो 10th क्लास की NCERT बुक है उसमें से भी पढ़ेंगे उसको, क्योंकि थोड़ा सा स्टैंडर्ड पेपर आता है तो उसके अंदर क्वेश्चन इससे कवर नहीं होंगे, तो कुछ एक्स्ट्रा जो फैक्ट है वो अपन 10th क्लास की NCERT जो बुक है उससे भी देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर ये जो चैप्टर था अपन ने अभी जो पढ़ा है उसके क्वेश्चंस आएंगे, और उसके बाद अपन 10th क्लास में से पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।